हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए और हम सभी के लिए जो ये समय चल रहा है वो बहुत ही संक्रमणकालीन समय है। यानी इस समय कोरोना काल में खुद को बचाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना हमारे लिए एक चुनौती का कार्य बन चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम आपको इसके कुछ बेसिक और एग्जाम्पल्स बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में कम से कम इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, मेथड इजी है। तो चलते हैं कि क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या इसमें बेसिक्स हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, नाम चैप्टर का क्या था, वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आपकी परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती है जो a बटा b के रूप की होती है, यानी जो a बटा b या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं। या हम कह सकते हैं भिन्न, जो भिन्न आपकी x बटे y के रूप की होती है, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, आप परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2/3, 7/11, 0, माइनस के 21/4, माइनस की सभी संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। पर शर्त है कि वे a बटा b या p बटा q के रूप की अवश्य हो। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए कि आपका जो बटे में होता है ना, एक q बटे में कोई भी नंबर्स हो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आता है उसका मान होता है इन्फिनिटी, और किसी भी 0 के बटे में कोई भी नंबर्स हो, कुछ भी हो, तो उसका मान हमेशा 0 आता है। इसलिए किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वह अपरिमेय संख्या होगी, यानी इन्फिनिटी होगी, अपरिभाषित। और किसी भी कोई भी संख्या 0 के बटे में आ रही है तो उसको मान हमेशा क्या आता है, 0। इसलिए 0 भी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी जो संख्या a बटा b या p बटा q के रूप की न हो, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी जैसे आपका लिखा हुआ है √2, क्या लिखा हुआ है, √2, √3, और इसे बोलते हैं पाई। ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो 2 है अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं अंडर रूट में जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाई। ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर ऑप्शन में पाई आता है तो पाई अपरिमेय संख्या होगी। और पाई का जो वैल्यू होती है, पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7। अगर आया कि 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 अगर आया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये a बटा b या p बटा q के रूप की है 22/7, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर पाई आएगा तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लिखा हुआ है नोट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है परिमेय और अपरिमेय, इन सब का समूह को मिलाकर के इकट्ठा बना करके क्या बनता है, हमारा वास्तविक संख्याएं बनती है, रियल नंबर्स बनते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 2/3, 7/11, माइनस के 31। अपरिमेय संख्या है √3, √2, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स के अंदर सभी आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है, परिमेय संख्याएं भी आ जाती है और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती है। इसके बाद हमारा है जो इस चैप्टर का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसके द्वारा हम किसी कथन को सिद्ध करने का एक ये नियम होता है, इसके द्वारा ही हम किसी कथन को सिद्ध कर सकते हैं। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। तो ये क्या होता है, तो प्रमेयिका एक कथन को सिद्ध करने का रूल होता है, जिसका
जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अर्थात कोई दो संख्या होगी, उन दो संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं को सिद्ध करने के लिए, जैसे दो धन पूर्णांक a और b हैं, इसके लिए हम पहले दो पूर्ण संख्याएं r व q इस प्रकार लेते हैं कि वो इस नियम को फॉलो करे, a बराबर b q प्लस r। जहां पर ये r है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, और r हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, b से। b क्या होता है, इसमें b होता है आपका भाजक। क्या होता है, भाजक, यानी हमेशा जो शेषफल होता है वो इससे छोटा ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि r हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b से हमेशा छोटा होगा। तो भाज्य, ये जो भाग का नियम है, इस तरह से जो भाज्य होता है उसे a से डिनोट करेंगे, जो हमारा भाजक होता है उसे b से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और जो भागफल है इसे q से लिखते हैं, और जो r है उसे शेषफल से यहाँ पर लिखते हैं। तो इसलिए हमारा बन जाता है नियम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है a बराबर b q प्लस r के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनको कैसे कैसे करना होता है इनको। तो एग्जाम्पल हमारा है, जैसे हमको 3 को 7 से भाग करनी है, 3 से भाग करनी है किसको, 7 से, तो 3 दूनी 6, और कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पर आपका शेषफल 1 बच रहा है। तो इस 7 को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब दोबारा, तो 7 को आप लिखोगे 7 बराबर 3 की गुना 2 में करके, 3 दूनी 6, और शेषफल कितना बच रहा है 1, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 गुना 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको हम विभाजन परिमेय के रूप में कैसे लिखेंगे, a बराबर हो गया b q प्लस r। a बराबर 7 है, b बराबर 3 है, q बराबर 2 है, और r बराबर कितना है, 1 है। एग्जाम्पल 2 है, जैसे 4 से भाग करना है 13 को, ठीक है, तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा, इसमें भी 1 बचा। तो 13 को कैसे प्राप्त करेंगे, 13 बराबर होगा 4 गुना 3, और प्लस का जो रिमाइंडर है इसको ऐड करेंगे, तो 4 गुना 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा। और इसको a बराबर b q प्लस r में इस तरह से लिखेंगे। तो a का मान इसमें क्या है, 13 है, b का मान कितना है, 4 है, q का मान कितना है, 3 है, और r कितना है, 1 है। इसमें भी r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हमारा शेषफल r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में ही शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो जब तक क्रिया में आगे क्वेश्चन में जब तक हम भाग करते चलेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। दूसरा नियम है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये भी मोस्ट है, इससे भी एक क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस विधि से आपको में से निकालना होता है। आपने पहले क्लासों में गुणनखंड विधि से या भाग विधि से में से निकाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा में से निकाल करके बताएंगे कि आप में से यूक्लिड विभाजन से कैसे आप निकाल सकते हो। तो यह एक स्टेप वाइज स्टेप मेथड है, इस विधि का उपयोग हम में से निकालने में करते हैं। यह निम्न स्टेप में पूरी होती है। तो इसके कुछ स्टेप हैं, 2-3 नियम हैं, इसको जान लेते हैं क्या इसके स्टेप हैं। जो आपका नंबर 1 नियम है वो है, किसी भी दो संख्या का में से निकलवाएगा वो उन दो संख्याओं को हम a और b मान के चलेंगे। तो a और b के लिए विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हमें भागफल q और शेषफल r का मान निकालना होता है। a बराबर यहाँ पर वही होता है जो आपका पीछे था, a बराबर b q प्लस r का नियम यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, जहाँ r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और हमेशा b से छोटा होगा, यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा आपको रिमाइंडर मिलेगा। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें तब तक भाग करते चलना है जब तक आपका r बराबर 0 ना प्राप्त हो जाए, ना मिल जाए। तब a व b का में से क्या होगा, b होगा। क्या होगा, b होगा, यानी जो संख्या पूरा जिस संख्या को विभाजित करेगी वही संख्या उसका क्या होगा, में से होगा, जिसको हम b लिखते हैं। क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। स्टेप 3 क्या है आपका, इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि शेष r बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए। अभी बताया था मैंने कि इस प्रकार अंतिम भाजक जो यानी पूरी संख्या जो संख्या काट देगा वही उसका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा, अभिष्ट में से कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF यानी में से ज्ञात कीजिए। तो जैसे भाग करते हैं, कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसमें 1032 बड़ा है किससे, 272 से, तो इसलिए 272 से भाग करेंगे 1032 को। तो यहाँ पर आपको इनको स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप के द्वारा आप यहाँ पे समझेंगे। तो
तो पहले 272 को 3 बार कटा, 3 बार कट के 816 आया, घटाया तो घटाकर कितना बचा, 12 में से 6 गई 6 बचा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में 60 गया 2, 216 आपका यहाँ पे आया। तो शेषफल आपका क्या है 216। शेषफल तब तक क्रिया करते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल r का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। ये भाग विधि है जो आपने पहले कक्षाओं में सीखी थी। तो आपका r बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए आप 1032 को कैसे प्राप्त करोगे चरण फर्स्ट में, रूल फर्स्ट में। तो 1032 बराबर हो जाएगा 272 गुना 3 और प्लस में रिमाइंडर शेषफल जो आपका बच रहा है 216। तो 272 गुना 3 प्लस 216, r बराबर नहीं है यहाँ पर किसके, 0 के नहीं है। तो फिर दोबारा से इसी क्रिया को अपनाएंगे। अब जो आपका शेषफल बच रहा है अब इससे भाग करेंगे किसको, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। अब ये 272 आपका अंदर आ जाएगा। अब 216 से 272 एक बार कटेगा और शेषफल यहाँ पर हमारा भाग करके कितना बचा है 56 बच रहा है। यहाँ भी आपका r जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो अब 56 बच रहा है शेषफल। तो 272 को अब हम कैसे लिखेंगे, 272 को हम लिखेंगे 216 की गुना 1 में करके, और प्लस रिमाइंडर जो आपका ये बच रहा है 56 इसको ऐड कर देगी। तो 216 गुना 1 प्लस 56, और r बराबर नहीं है यहाँ पर किसके, 0 के नहीं है, इसलिए फिर दोबारा से भाग करेंगे। अब 56 जो शेषफल बच रहा है उससे हम भाग देंगे किसको, जिससे हमने इससे ऊपर करिए 216 को। तो 216 को 3 बार काटेगा और इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 48 बचेगा। 48 बचने के बाद में घटाएगी, 48 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, और एक बार चलकर वैल्यू कितनी आएगी, शेषफल 8 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 नहीं बना, इसलिए हम 56 को कैसे प्राप्त करेंगे, अब हम 56 को लिखेंगे 48 गुना 1 प्लस के रिमाइंडर 8 है तो प्लस के 8। यहाँ भी r बराबर किसके नहीं आया, 0 के नहीं आया। फिर दोबारा से भाग करेंगे, अब 8 से भाग करेंगे जिसको हम ऊपर भाग दे रहे थे 48 से, तो अब 48 अंदर आ जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 छिंग 48। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरा कट गया है और r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहीं पर हमारा इस क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। तो अब हम 48 को लिखेंगे 8 की गुना 6 में करके, 8 छिंग 48, और रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका प्लस 0। तो जब तक क्रिया करेंगे जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर r बराबर 0 प्राप्त हो चुका है। तो किससे आया r बराबर 0, भाग करने से आपको मिला 8 से भाग करके। किससे मिला, 8 से भाग करके 0 आपका बच रहा है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का में से क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से आप विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से में से 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से समझने के लिए इसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने इसका में से निकाला है। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, धनात्मक सम पूर्णांकों के बारे में बात कर रहा है। तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, यानी सम संख्या है जो 2 से कट जाए उन सबको क्या बोलते हैं, हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो इसलिए है वो कह रहा है कि 2m और 2m + 1 के रूप का होना चाहिए, यानी 2m का रूप का होना चाहिए और 2m + 1 के रूप का होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ देखेंगे, इसमें मान के चलेंगे कि माना आपका a कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 2। ये b बराबर 2 कैसे लेंगे, यहाँ ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। यहाँ क्वेश्चन में देखो पूर्णांक आपको 2m दिया हुआ है, तो m के गुणांक में कितना है, 2 है, और यहाँ भी m के गुणांक में कितना है, 2 है। तो इसलिए हम b बराबर 2 मानेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको यहाँ जो भी गुणांक में मिलेगा वही हम b का मान मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर हम b बराबर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। 6 होगा तो 6 मानेंगे। तो अब यहाँ पर कितना है, 2 है, तो b बराबर कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो यहाँ पर b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगा देंगे। एल्गोरिथम क्या थी हमारा, a बराबर था b q + r। तो a बराबर b q + r से प्रश्न के अनुसार b बराबर कितना है, 2 है, a बराबर कितना है, a ही है, और q बराबर कितना है, m है। देखो यहाँ पर q है और q की जगह इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 2m दिया, m दिया है। q का मान कितना दिया है, m दिया है। तो q का मान वो चेंज कर देगा क्वेश्चन में। तो जो भी क्वेश्चन के अनुसार होगा q का मान वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। और r बराबर यहाँ पर हम
भिन्न भिन्न मान लेकर के चलेंगे किस प्रकार से आपकी सम पूर्णांक आ सकते हैं आर को रखने पर, तो वो उसके अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम यहाँ पर इनके मान ठाके रख देंगे। a बराबर a है, b का मान 2 है और m q बराबर कितना है, क्वेश्चन के अनुसार q बराबर m है तो m रख देंगे और r की जगह क्या रख देंगे, r ही रख देंगे, क्योंकि r हमें निकालना है किस तरह से, हमें कैसे करेंगे r का मान रख कर। तो यदि पहले में r बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि किस r के मान क्या क्या रखने से सम पूर्णांक हमको मिलेंगे। तो r बराबर जब हम 0 रखेंगे इसमें तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको इसमें r बराबर जब 0 पुट करेंगे तो a बराबर मिलेगा 2m। कितना मिलेगा, 2m। तो 2m क्या है, एक सम धन पूर्णांक है। अगर हम m का मान यहाँ पर 1 पुट करें तो 2 आएगा, m का मान 2 रखे तो कितना आएगा, 4 आएगा, m का मान 3 रखे तो 3 दूनी 6 होगा। ये सभी संख्या कैसी है, सम पूर्णांक है। कैसी है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। अब r बराबर 1 पुट करके देख लीजिए, इसी में ही रख लीजिए r बराबर 1। तो जब r बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 2m प्लस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2m प्लस 1, जो कि ये क्या है, विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि m का मान अब यहाँ पर आप 1 रखिए तो m बराबर आप 1 रखोगे तो 2 ही कम 2 प्लस के 1 कितना हो गया, 3 हो गया। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। m बराबर 2 रखिए, 2 दूनी 4 प्लस में 1 है तो कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि कैसी है, एक विषम संख्या है। और यही सवाल में पूछ रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक तो होता है 2m के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 2m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसीलिए r बराबर 0 रखने पर a बराबर 2m तो समधन पूर्णांक मिल गया और r बराबर 1 रखने पर एक 2m प्लस 1 का जो रूप है वो विषम धन पूर्णांक मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक 2m और विषम धन पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको आप देख लेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिखाओ कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 2 की तरह ही है। तो इसमें देखो अब क्वेश्चन के अनुसार ही आपको मान के चलना है सब। तो पहले तो हम एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में a आपको धनात्मक पूर्णांक मान के चलना है कि आपको जो a है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो a मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b का मान देखो क्वेश्चन के अनुसार कितना है, क्वेश्चन में यहाँ क्या है, m के गुणांक में 4 है तो b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब r बराबर हमको क्वेश्चन के अनुसार ही पता चलेगा कि r बराबर हम क्या पुट करेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब हम b बराबर 4 रखेंगे, q का मान कितना है, क्वेश्चन में m है, m कितना दिया है, m दिया है, q बराबर m है। तो हम इसमें रख करके क्वेश्चन को तो क्या मिल जाएगा हमको, a बराबर मिल जाएगा 4m प्लस 4। क्या मिल जाएगा, 4m प्लस r। तो यहाँ पर r है। अब इसमें विषम पूर्णांक के लिए बोल रहा है तो विषम पूर्णांक के लिए r बराबर देखते हैं क्या रखना पड़ेगा जो विषम पूर्णांक आ जाए। तो हम r बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि r बराबर 0 रखने से क्या मिलेगा, r बराबर 0 रखने से तो 4m मिलेगा जो कि एक सम संख्या होगी। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, r बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो जब हम इसमें r बराबर 1 पुट करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, 4m प्लस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4m प्लस 1 मिलेगा, जो कि एक क्या है, विषम धन पूर्णांक है। अब r बराबर क्या पुट करें इसी में दोबारा से, तो अब r बराबर रखो इसमें 3। क्या रखना पड़ेगा, 3, तभी तो विषम पूर्णांक मिलेगा। तो r बराबर 3 रखने पर हमको मिला a बराबर 4m प्लस 3। ये भी क्या है, एक विषम धन पूर्णांक। क्यों, क्योंकि m का मान रख के देख लीजिए, m बराबर 1 रखिए तो 4 ही कम 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। m बराबर 2 रखिए, 4 दूनी 8 प्लस के 3, 8 और 3 कितना हो गया, 11। कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो इसलिए इससे सिद्ध क्या होता है कि सभी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4m प्लस 1 के रूप के होते हैं, या हम कह सकते हैं 4m प्लस 3 के रूप के होते हैं। इस रूप के सभी विषम धनात्मक पूर्णांक आगे आपको मिलते रहेंगे, 4m प्लस 1, 4m प्लस 3, या आगे अगर दूसरा होगा तो वो होगा 4m प्लस 5 के रूप का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करने होता है। तो ये मैंने कुछ बेसिक था, कुछ इसका कंसेप्ट थे, एग्जांपल्स के द्वारा समझाया किस तरह से आप क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी वो हम पहली प्रश्नावली को हल करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को मैं से लेकर के हल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।